दोस्तों, ये कहानी है दूसरी शताब्दी की, जब हान साम्राज्य में शियान का राजपाट था। लेकिन कम उम्र और सत्ता का ज्यादा ज्ञान न होने की वजह से चाओ चीन पर अपना दबदबा बना लेता है और अपना हुक्म चलाता है। सिर्फ सेना ही इसकी बात नहीं मानती, बल्कि शियान भी इसके सामने सर झुकाए खड़ा रहता है, जबकि वो यहाँ का सम्राट है। चीन के उत्तर में चांसलर चाओ ने अपने दुश्मन को मात दी और अब वो अपने लोगों से कहता है कि दक्षिण के जो जमींदार हैं वो चीन साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं, और इनमें सन कुआन ल्यूबे भी शामिल है। इसलिए अगर आप लोग राजी हो तो हम उनके साथ युद्ध लड़कर उन्हें हराकर उनके उठते सर और आवाज को नीचे दबा सकते हैं। लेकिन इस पर सभी लोग मना कर देते हैं, क्योंकि सेना अभी जंग से लौटी है, उन्हें आराम करने के लिए कुछ वक्त चाहिए, और फिर इन्हें दक्षिण से ऐसी कोई भी खबर नहीं मिली थी, इसलिए ये युद्ध करने से मना कर देते हैं। लेकिन चाओ इनकी बात नहीं सुनता और अपनी सेना लेकर दक्षिण की सरहद का युद्ध आगाज करने चला जाता है। इसी सीमा के अंडर में जिंग प्रदेश भी आता है, जहाँ के जमींदार लियू बे अपने लोगों को इस युद्ध के प्रकोप से बचाने के लिए यहाँ से कहीं और भेजने का फैसला करता है, और यहाँ से निकालकर अपने कुछ हजार सैनिकों को लेकर चाओ का मुकाबला करने चले जाते हैं। हालांकि इसमें लियू बे की हार पक्की थी, लेकिन फिर भी यह बराबर का मुकाबला करते हैं। चांसलर चाओ जब अपने दुश्मन के सैनिकों को पूरी बहादुरी से लड़ता देखता है तो सोचता है कि काश मेरे पास भी ऐसी सेना होती। अपने लोगों और बीवी को मरता देखकर लियू बे इस जंग से पीछे हट जाता है और शाम को कुछ लोगों के साथ बैठकर कहता है कि वो चांसलर चाओ समझता है कि वो चीन का मालिक है और कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम भी उसे छोड़ेंगे नहीं। इस पर लियांग नाम का एक सलाहकार कहता है कि यकीनन वो अब हमारे पड़ोसी राज्य पर हमला करने वाला है। ऐसे में हमें सन कुआ की मदद चाहिए, क्योंकि उनके पास समुद्री जहाज से लेकर धन दौलत और अच्छी सूझबूझ और कई सालों का दुश्मन को हराने का एक्सपीरियंस है, इसलिए वो चाओ को हरा सकते हैं। इस पर लियू उसे सन कुआ से बात करने के लिए भेज देता है। लियान की बात सुनकर सन कुआ के कुछ सलाहकार तो इनकी मदद के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन कुछ उनके खिलाफ होते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि लियू को बंदी बनाकर चाओ को दे दिया जाए, ताकि वो चाओ से अपने रिश्ते मजबूत कर सके। सन कुआ जानता था कि उससे दोस्ती करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जल्द ही वो हमारे राज्य को भी जीतने के लिए हमारे खिलाफ खड़ा होगा। लेकिन सन कुआ कोई भी फैसला नहीं ले पाते। लेकिन एक है जो सन कुआ को उनका साथ देने के लिए मना सकता था, और वो था वायसराय यून, जो इस वक्त लाल पहाड़ी पर है। ये विदेशी मामले देखते हैं, ये कुशल सेना अध्यक्ष तो है ही, साथ ही संगीत का भी अच्छा ज्ञान रखते हैं। लियोंग इनसे मिलने जाता है और अपनी बात इनके सामने रखता है। लियोंग के चले जाने के बाद वायसराय यून को कुछ भी समझ नहीं आता कि ऐसे वक्त में क्या किया जाए। वहीं दूसरी तरफ हम चांसलर चाओ को देखते हैं, जो कि एक मीटिंग में बनी एक खूबसूरत सी लड़की को लालची आंखों से घूर घूर कर देख रहा था। यहाँ चाओ बताता है कि मेरी गुरु की बेटी है, जिसकी खूबसूरती देखकर मैं इस पे फिदा हो गया, और आज मैं यहाँ तक इसे पाने के लिए आया हूँ। यहाँ पे हमें पता चलता है कि लड़की वायसराय यून की बीवी है, जिसका नाम है सनशैंग। सनशैंग भी जानती थी कि इनका राज्य खतरे में है और जो इनका दुश्मन है वो काफी ताकतवर है, इसलिए वो काफी परेशान होती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो चाओ की सेना है वो उत्तर से है, जो सिर्फ जमीन पर ही लड़ सकती है। इन्हें पानी में लड़ने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ दक्षिण के कुछ जमींदारों ने उसकी ताकत देख उससे हाथ मिला लिया, जिनमें 2 जनरल माओ और जांग शामिल है, जिनके पास बड़ी नौसेना थी। यानी चाओ अब जल युद्ध का भी मालिक बन गया था। आखिर चाओ सन कुआ को भी युद्ध करने के लिए खत भेज देता है कि उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा। अब सन कुआ के परिवार ने काफी सालों से दक्षिण की सुरक्षा की थी, इसलिए वो इसकी बात नहीं मानता और वायसरॉय को बुलाकर सेना को लड़ने के लिए तैयार करने को कहता है, और अब वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लियू से भी हाथ मिला लेता है। इसके बाद वायसरॉय यून लियू बे से मिलने के लिए जाता है। हालांकि चाओ से युद्ध हार जाने के बाद इन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया था, लेकिन अब भी इनकी एकता और ताकत बरकरार थी। वायसरॉय यून देखता है कि ये लोग इतने ऊंचे पद पर होने के बाद भी काफी साधारण जिंदगी गुजार रहे थे, यहाँ तक कि लियू भी बुनाई कर रहा है। वायसरॉय यून के पास करीब 3000 सैनिक थे, जबकि लियू के पास बहुत ही कम सैनिक थे। ऐसे में वो कैसे भी करके चाओ का मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन चाओ तिनको को एक साथ जोड़कर एकता की ताकत बताकर उन्हें समझाता है कि हमें दक्षिण की सुरक्षा करनी होगी। अगर हम सब साथ हैं तो हमें कोई नहीं हरा सकता। वहीं चांसलर चाओ की महफिल में नाच रही एक लड़की को देखते हैं, जिसे देखकर चाओ को सनशैंग की याद आ जाती है। चाओ सनशैंग के प्यार में पागल हो गया था, उसे हर जगह बस सनशैंग की ही नजर आती थी। इसी बीच सनकुआ का एक दूत उसका पैगाम लेके आता है, जो कि खाली था। यानी सनकुआ जंग की तैयारी में बिजी है, इसलिए उसने कुछ नहीं लिखा। चाओ समझ जाता है और उस दूत का सर कटवा देता है जो उसे लेके आया था। नौसेना का जो जनरल था वो बताता है कि सनकुआ और लियू दोनों एक हो गए। साथ ही कहता है कि वायसरॉय यून भी एक माहिर अध्यक्ष है, उसने कई युद्ध जीते हैं। वहीं लियांग सलाहकार को भी कम नहीं समझना चाहिए। इस पर चाओ कहता है कि एक है भगोड़ा लियू और दूसरा है संगीतकार, ये कहां मेरे सामने टिक पाएंगे। आज तक मैंने कोई भी जंग नहीं हारी है, इस बार भी जीत हमारी होगी। इधर वायसरॉय यून ने अपने दूत को श्रद्धांजलि दी
और युद्ध की तैयारी में लग गया। वहीं चाओ किसी को नहीं बताता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन वो जानता था कि वायसरॉय को जाल में नहीं हरा सकता। इसलिए वो प्लान बनाता है कि हम एक टुकड़ी को जेल से भेजेंगे ताकि उनका ध्यान वहां जाए, लेकिन पूरी सेना को थल से भेजकर उन्हें हरा देंगे। वहीं पे हम देखते हैं कि वायसरॉय यून का भी यही दिमाग है, लेकिन इनके पास सेना बहुत कम है। ऐसे में या तो वो जल से हमला कर सकते थे या फिर थल से। अब चाओ की सेना छावनी पर पहुंचती है, लेकिन यहाँ उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। ये देखकर इन्हें लगता है कि शायद दुश्मन डर के भाग गया है। लेकिन तभी सनकुआ की बहन शियाओ, जो कि एक योद्धा है, वो लड़कियों की एक सैन्य टुकड़ी लेकर इन्हें अपने पीछे भगाती है और इन्हें उस जगह ले आती है जहां सनकुआ ने चाओ की सेना को हराने का पूरा इंतजाम कर रखा है। यहाँ सनकुआ ने चाओ की सेना को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर उनकी एकता और ताकत को खत्म कर दिया है और फिर लोहे की ढाल से बनी दीवार से उन पर हमला करना शुरू कर दिया है। वायसरॉय यून ने भी इसमें कमाल कर दिया और चाओ और उसकी सेना को बुरी तरह से हरा दिया। चाओ ने आज तक कोई भी युद्ध नहीं हारा था और फिर यहाँ तो उसे थल में हराया गया था, लेकिन चाओ भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। भले ही उसकी थल सेना कमाल ना दिखा सकी, लेकिन उसकी जल सेना काफी अंदर तक घुस जाती है। चाओ ने लाल पहाड़ी के दूसरी तरफ छावनी डाली, यानी 2 दिन बाद यहाँ पर चाओ का कहर टूटने वाला था। वायसरॉय यून की सेना में भी जीत के बाद जोश और बढ़ जाता है, लेकिन अब भी यून को चाओ की सेना नदी के उस पार खटक रही थी। वायसरॉय यून कहता है कि किसी को कोई ना कोई कमी तो जरूर होती है, जैसे चाओ की है कि वो सिर्फ अपने आप पर भरोसा करता है और एक बार जो ठान लेता है फिर उसे करके ही दम लेता है। सनकुआ की बहन सांश लियांग से कहती है कि इस वक्त चाओ हमारी जमीन पर खड़ा है, वो क्या कर सकता है मैं अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मैं अंदर की खबर लेने जाऊंगी। इधर चाओ वही नाचने वाली लड़की जिसमें उसे सनशैंग दिखती है उसके साथ बिजी था। ये युद्ध की तैयारी के बजाय इसी पर ध्यान देता है। ये देख इसके ही लोग समझ जाते हैं कि ये युद्ध सिर्फ एक औरत के लिए हो रहा है। अगले दिन जब वायसरॉय यून लियांग के साथ होता है तो लियांग एक कबूतर के पैर पर एक संदेश शियाओ के लिए भेज देता है, जो कि सुबह चाओ के बारे में जानने के लिए रवाना हुई है। यहाँ यून कहता है कि चाओ की जो नौसेना ताकत है वो माओ और यांग पर डिपेंड करती है, लेकिन वो काफी ताकतवर है और दक्षिण से ही होने की वजह से वो यहाँ की आबो हवा को भी खूब जानते हैं। ऐसे में अगर इन दोनों को हटा दिया जाए तो चाओ को जल में हराया जा सकता है। इधर संदेश से बताती है कि चाओ की जो सेना है उसने पहले उत्तर में लड़ाई लड़ी थी और फिर दक्षिण की तरफ लड़ने चली गई, इसलिए उनकी ताकत खत्म हो गई। यहाँ महामारी फैली हुई है और इन मरे हुए सैनिकों को नदी की दूसरी तरफ भेजा जा रहा है ताकि महामारी वहां भी फैल जाए। ये देख वायसरॉय बिना किसी डर के इन सभी सैनिकों को सम्मान देते हुए उन्हें अंतिम विदाई देता है। सुबह इन्हें खबर मिलती है कि लियू अब इनके साथ नहीं है, क्योंकि एक तो कम सेना है और फिर यह महामारी, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन लियांग यून का साथ देता है। वहीं चाओ का एक चमचा आकर बताता है कि हमारी महामारी वाली योजना जो थी वो काम कर गई और लियू ने यून का साथ छोड़ दिया। इस चाल के कामयाब हो जाने के बाद चाओ एक दूसरी चाल चलता है और वायसरॉय यून के पुराने साथी से हाथ मिलाकर उसे यून की आगे की चाल पता करने के लिए भेजता है। इधर यून के लोग लियू के हट जाने से काफी परेशान है, क्योंकि उनके पास अब सैनिक और हथियार बहुत कम है। इस पर लियांग भरोसा दिलाता है कि मैं 3 दिन में 1 लाख तीर लेकर आऊंगा। इसके बाद वो दोनों नौसेना के जनरल को हटाने के लिए कहता है। इस पर यून राजी हो जाता है। सनकुआ का सलाहकार हान इस बात से बहुत परेशान होता है कि ली 1 लाख तीर कैसे लाएगा, क्योंकि उसने 2 दिन बीत जाने के बाद भी कोई तीर नहीं बनाया है। इस पर लियांग आसमान की तरफ देखकर कहता है कि जो प्रकृति के बारे में जानता है वो कुछ भी कर सकता है और पूछता है कि क्या 20 छोटी नाव ले आए। इस पर हान हाँ कहता है और यहाँ हमें कछुए से पता चलता है कि धुंध आसमान को ढकने वाली है। लियांग कहता है फिक्र मत करो, आज सब इंतजाम हो जाएगा। वहीं चाओ का खबरी यून के पास आता है और उससे बात उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन यून भी समझदार था, वो सब समझ जाता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि चाओ उसकी बीवी के लिए ही यहाँ आया है। ये बात सनशैंग को भी पता चल जाती है। इसी बीच एक दूत संदेश लेकर यून के पास आता है और कहता है कि माओ और यांग जल्द ही चाओ का सर काटकर आपके कदमों में पेश करेंगे, जिसे ये खबरी भी सुन लेता है। रात को एक खबरी इस खत को लेकर चाओ के पास जाने लगता है, यानी यून का प्लान काम कर गया। दरअसल यून ही चाओ के दिमाग में शक पैदा करना चाहता है। अगली सुबह चाओ के नौसैनिक लियांग की मंगाई हुई नाव पर हमला कर देते हैं, लेकिन इनको नहीं मालूम था कि ये खाली है, पर अब ये तीरों के साथ यून के पास जाएगी। इसका मतलब है कि लियांग ने 1 लाख तीरों का इंतजाम कर लिया, वो भी अपना दिमाग लगाकर। हालांकि चाओ के लोग को ये सब बिल्कुल समझ नहीं आता, पर तभी चाओ के पास वो खबरी खत लेकर जाता है। चाओ इन दोनों के साथ साथ इस खबरी को भी मरवा देता है। यानी यून ने जो लियांग को वादा किया था उसके मुताबिक उसने दोनों जनरल को रास्ते से हटवा दिया। लेकिन बाद में चाओ को नकली खत और सुबह खाली नाव के बारे में पता चलता है, तो वो गुस्से से बिल्कुल पागल हो जाता है और पानी के रास्ते से हमला करने का ऑर्डर देता है। ये बात शियाओ लाल पहाड़ी पर आकर यून को बताती है।
साथ ही शियाओ अपने कपड़ों में चाओ के अड्डे का पूरा नक्शा भी लेके आती है ताकि वो आसानी से दुश्मनों को हरा सके। यून की सेना चाओ की इतनी बड़ी सेना को मात नहीं दे सकती थी, इसलिए वो लोग प्लान बनाने लगते हैं और आग का इस्तेमाल कर उनके जहाजी बेड़े खत्म करने की सोचते हैं। ये बात चाओ भी अच्छे से जानता था कि कम सेना अगर है तो दुश्मन आग का इस्तेमाल करेगा, लेकिन यून ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि हवा का रुख उत्तर पश्चिम की तरफ ही है, यानी नुकसान उन्हें ही होगा। ऐसे मुश्किल वक्त में लियांग सलाह देता है कि सर्दी के मौसम में जब धुंध सूरज को ढक लेती है तो नदी किनारे एक बेमौसम दक्षिण की तरफ हवा चलती है, जिसके बारे में चाओ भी नहीं जानता। इस पर यून पूछता है कि कब यह हवा उत्तर से होकर दक्षिण की तरफ बहेगी। इस पर लियांग कहता है आज रात या कल सुबह तक। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर चाओ ने हवा का रुख बदलने से पहले ही हमला कर दिया तो इस पर लियांग कहता है कि हमें उसे किसी भी तरह इस हमले को करने में देर करानी होगी। वहीं ये सारी बातें सनशाइन भी सुन लेती है और अपने पेट में पल रहे बच्चे को लेकर चाओ की तरफ चल पड़ती है ताकि वो चाओ को हमला करने में देरी करवा सके। चाओ शेंग को देकर उसे अकेले में ले जाता है। वहीं यून काफी परेशान था, लेकिन वो शांत रहता है। चाओ का ध्यान युद्ध से हटकर सनशैंग पर लग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हारे हाथों से बनी चाय पीना चाहता हूँ, पर मुझे मौका नहीं मिला। सनशैंग कहती है कि अगर तुम ये जंग मेरे लिए कर रहे हो तो मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूँ, पर मासूम लोग की जान मत लो। लेकिन चाओ यून को हराना चाहता था, इसलिए वो युद्ध पर जाने लगता है, पर सनशैंग इसे चाय के लिए रोक लेती है। सनशैंग कहती है कि तुम भी इस भरे चाय के प्याले की तरह घमंड से भर चुके हो, लेकिन अब इसे खाली करने का वक्त आ गया है। इसी बीच हवा का रुख बदल जाता है। जनरल हान कहता है कि अब क्यों देर कर रहे हो। इस पर यून कहता है कि लियू का इंतजार है, जिसने हमसे अलग होने का सिर्फ नाटक किया था। इधर चाओ का चाय पीकर सर में दर्द होता है। इस पर सनशैंग कहती है कि जंग तुम्हारे लिए चाय पीनी जितनी आसान थी, लेकिन आज इसी के चलते तुम हार गए। इसके बाद दोनों दुश्मन के बीच जंग हुई और चाओ अपना घमंड और ये जंग हार गया और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।